Let's start. नमस्कार। चलिए आज कोशिका के अंदर की एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में चलते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे ढांचे की जो किसी बिल्डिंग के स्केलेटन जैसा कठोर नहीं है, बल्कि ये तो जीता जागता है, हर पल बदलता रहता है। जी हाँ, ये है साइटोस्केलेटन, कोशिका की अपनी लिविंग ब्रीदिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एक सवाल, एक सेल जो असल में ज्यादातर पानी और तरल से भरी एक नर्म थैली जैसा है, वो अपना आकार कैसे बनाए रखता है? वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है और अपने अंदर के सारे सामान को, सारे ऑर्गेनेल्स को इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखता है? इन सारे सवालों का जवाब है साइटोस्केलेटन। देखिए, नाम से ही इसका काम पता चलता है। साइटो यानी सेल और स्केलेटन यानी ढांचा। पर यह कोई आम ढांचा नहीं है। ये प्रोटीन के बने धागों का एक ऐसा नेटवर्क है जो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है सेल को एक बिजी शहर की तरह देखना। तो साइटोस्केलेटन उस शहर का स्टील फ्रेम भी है, उसकी सड़कें भी हैं और उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी। सब कुछ यही है। इस ढांचे की सबसे कमाल की बात है इसकी डायनामिक नेचर। ये स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, ये तो हर पल बनते और टूटते रहते हैं। प्रोटीन की छोटी छोटी इकाइयां जब एक सिरे पर जुड़ती जाती हैं तो ये फिलामेंट लंबा हो जाता है। इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और जब दूसरे सिरे से ये इकाइयां हटती हैं तो ये छोटा हो जाता है, जिसे कहते हैं डीपॉलीमराइजेशन। मतलब एक तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और दूसरी तरफ डेमोलिशन, एक ही साथ। तो भाई, इस सेल सिटी को बनाने वाली टीम कौन है? चलिए इसकी खास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रू से मिलते हैं। साइटोस्केलेटन में असल में 3 तरह के फिलामेंट्स होते हैं और हर एक का अपना एक स्पेशलाइज्ड काम है। तो इस क्रू में 3 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये खोखले मजबूत पाइप्स की तरह हैं। दूसरे हैं माइक्रोफिलामेंट्स, ये पतले ठोस लेकिन लचीले तारों की तरह हैं। और तीसरे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये तो मानो स्टील की बनी रस्सी की तरह बेहद मजबूत और टफ हैं। चलिए अब एक एक करके इन तीनों के काम को समझते हैं। शुरुआत करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। इन्हें हम सेल का सुपर हाईवे कह सकते हैं। ये सिर्फ सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट ही नहीं देते, बल्कि सेल के अंदर लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट के लिए मेन रूट्स यानी रास्ते भी यही बनाते हैं। तो ये शानदार सुपर हाईवे बनते कैसे हैं? प्रोसेस बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले प्रोटीन के छोटे छोटे हिस्से मिलकर पतले धागे बनाते हैं। फिर ये धागे साथ में जुड़कर एक चादर जैसी शीट बनाते हैं। इसके बाद यही शीट गोल घूमकर एक खोखले पाइप यानी ट्यूब की शक्ल ले लेती है। और आखिर में इस पाइप के दोनों सिरों पर और प्रोटीन जुड़ते जाते हैं और यह हाईवे लंबा होता चला जाता है। अच्छा, हाईवे तो बन गया, पर उस पर ट्रैफिक कैसे चलेगा? इसके लिए हमारे पास खास डिलीवरी ट्रक्स हैं। 2 तरह के मोटर प्रोटीन्स हैं, काइनेसिन और डाइनिन। काइनेसिन सारा सामान लेकर सेल के बाहरी किनारों की तरफ जाता है और डाइनिन सामान को वापस सेल के सेंटर की तरफ लाता है। कितना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है! ये स्ट्रक्चर्स कितने डायनेमिक हैं, इसका अंदाज़ा एक बात से लगाइए। जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें एक माइक्रोट्यूब्यूल की एवरेज लाइफ सिर्फ 20 सेकंड होती है। बस 20 सेकंड। मतलब ये अविश्वसनीय तेजी से बनते और टूटते रहते हैं। तो संक्षेप में देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बहुत ज़रूरी काम हैं। ये सेल को सपोर्ट और ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, सामान लाने ले जाने के लिए रेलवे ट्रैक की तरह काम करते हैं, और हाँ, सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम्स को बराबर बांटने वाला ज़रूरी काम भी यही करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारी दूसरी टीम से, माइक्रोफिलामेंट्स। ये सेल के असली मूवर्स और शेपर्स हैं। यही वो हैं जो सेल को चलने फिरने, सिकुड़ने और अपना आकार बदलने की ताकत देते हैं। एक्टिन फिलामेंट बनने का प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहले कुछ प्रोटीन यूनिट्स मिलकर एक छोटा सा कोर या न्यूक्लियस बनाती हैं। फिर इस कोर के दोनों सिरों पर और यूनिट्स तेजी से जुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे ये लंबा होने लगता है। और आखिर में एक स्टेडी स्टेट आ जाता है, जहां एक तरफ से जितनी यूनिट्स जुड़ती हैं, दूसरी तरफ से उतनी ही निकलती रहती हैं। तो इन मूवर्स का काम क्या है? हमारे मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी पावर इन्हीं से आती है। हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो रेंग कर कीटाणुओं तक पहुंचते हैं, वो भी इन्हीं की वजह से चल पाते हैं। और जब एक सेल 2 में बढ़ता है तो उसे बीच में से पिंच करके अलग करने का काम भी यही करते हैं। और अब मिलते हैं क्रू की आखिरी और सबसे मजबूत टीम से, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये हैं सेल के रीइंफोर्सर्स। इनका काम है सेल को मजबूती देना, ताकि वो किसी भी तरह के फिजिकल स्ट्रेस
यानी खिंचाव या दबाव को झेल सके। और इतनी मजबूती आती कहां से है? इनके बनने का तरीका ही इनकी ताकत का राज है। सोचिए, जैसे कई पतले पतले धागों को एक साथ मरोड़कर एक मोटी और मजबूत रस्सी बनाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन के छोटे छोटे हिस्से कई लेयर्स में जुड़ते और मुड़ते हैं और आखिर में एक बेहद मजबूत रस्सी जैसा फिलामेंट तैयार होता है। तो इन फिलामेंट्स का सबसे बड़ा काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना। ये सेल और उसके न्यूक्लियस को मजबूती देते हैं। हमारी त्वचा की कोशिकाएं जो इतना खिंचाव सह लेती हैं, वो इन्हीं की वजह से है, और ये न्यूक्लियस जैसी जरूरी चीजों को सेल में उनकी अपनी जगह पर टिकाए रखते हैं। तो अब हम तीनों टीमों से अलग अलग मिल चुके हैं, लेकिन असली जादू तो तब है जब हम ये देखते हैं कि ये तीनों मिलकर एक जीवित सेल को कैसे चलाते हैं। ये वाकई में एक डायनामिक और शानदार तरीके से कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क है। असल में ये तीनों फिलामेंट्स अकेले अकेले काम नहीं करते। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये मिलकर पूरी कोशिका में एक जटिल और रेस्पॉन्सिव जाल बनाते हैं। ये एक टीम की तरह काम करते हैं, जहां हर कोई अपना काम भी करता है और दूसरों की मदद भी। जैसा कि एक स्टडी में कहा गया है, साइटोस्केलेटन हमेशा एक निरंतर प्रवाह की स्थिति में रहता है। इस फिनोमिनल को अक्सर डायनामिक इंस्टेबिलिटी या गतिशील अस्थिरता कहा जाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि सेल का स्ट्रक्चर स्टैटिक नहीं है, बल्कि इसे हर पल एक्टिवली बनाया और संभाला जा रहा है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, ये जो पूरा कोशिकीय शहर है, ये मिनटों के अंदर फिर से बन जाता है। ये जो लगातार इतना ऑर्गेनाइज बदलाव हो रहा है, ये हमें जीवन की प्रकृति के बारे में, लाइफ के कोर आइडिया के बारे में क्या बताता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है।